ये वीडियो अब तक आपने जितना भी कैंसर से बचने के उपायों के विषय में, कैंसर के इलाज के विषय में जितना भी पढ़ा होगा, उस सब का सार इस वीडियो में आपको मिलेगा। कैंसर के जितने भी कारण हैं उन सब का ये मुख्य कारण है, यहीं से वो सारे कारण जन्मते हैं। और कैंसर के जितने भी इलाज इस दुनिया में बनाए गए हैं वो सारे के सारे यहीं आके ख़त्म हो जाते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और यहाँ पर मैं कैंसर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज की चर्चा करूँगा और किस तरीके से मेटाबॉलिक बैलेंस और मेटाबॉलिक बूस्टिंग के थ्रू आप कैंसर का इलाज कर सकते हो, वो समझाऊंगा। मेटाबॉलिज्म का हिंदी में अर्थ होता है उपापचय। साइंस का वर्ड है, इसलिए सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता, इसलिए मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद का पक्ष क्या है? आयुर्वेद कोई अपना पक्ष नहीं रखता। आयुर्वेद तो एक सिद्धांत देता है जो अनुभव किया भारतीय ऋषि मुनियों ने जीवन को देखते समय, शरीर का अध्ययन करते समय, जो उन्होंने तथ्य डिस्कवर करे और जो हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं, उनको आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद कोई एक पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई किसी गुरु की बनाई हुई काल्पनिक बातें नहीं है। वो तो एक सत्य, शरीर से जुड़े हुए जो सत्य हैं उन्हीं को हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद कैंसर के प्रमुख कारणों में से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कैंसर का प्रमुख कारण मानता है। सच तो ये है, जो कैंसर की बीमारी है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इंड्यूस्ड डिजीज है। हमारे मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में जब कोई असंतुलन आता है, विकृति आती है, तो उससे ही फिर कैंसर का जन्म होता है। कैंसर आप किसी भी अपने डॉक्टर से पूछना, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर आई हुई विकृति से उत्पन्न होता है। और शरीर में जितनी भी विकृतियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सब का कारण हमारे उपापचय में, मेटाबॉलिज्म में आया हुआ डिस्टर्बेंस है, असंतुलन है, विकृति है। और सच तो ये है कि जो संपूर्ण आयुर्वेद है, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति ही मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है। हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या विकृतियां आती हैं, उससे शरीर में कैसी कैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बस उसी पर ही आयुर्वेद आधारित है। आयुर्वेद की चिकित्सा जर्म थ्योरी पर आधारित नहीं है। जैसे एलोपैथी की जो एटियोलॉजी है, जो बीमारी का कारण मानती है एलोपैथी, वो जर्म को मानती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी यू कैन से, जैसे वो मानती है कि वायरस, बैक्टीरिया, जर्म हमारे शरीर में बीमारी के कारण है। वैसे आयुर्वेद मानता है कि बीमारी का कारण मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। और मेटाबॉलिज्म क्या है उसको यदि आप ठीक से समझो, फिर कैसे वो बीमारी उत्पन्न करता है, फिर वो कैसे कैंसर को उत्पन्न करता है, तो आप सिर्फ कैंसर को नहीं ठीक कर पाओगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप शरीर की 75% बीमारियों को कंट्रोल करना सीख जाओगे, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे जीवित रहने के लिए हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे ही खाना मुंह में रखा, उसके बाद एक ऐसी शरीर की शक्ति है जो उसको मुंह से अंदर गले में लेके जाती है, गले से पेट में लेके जाती है, छोटी आंत में लेके जाती है, बड़ी आंत में लेकर के जाती है और बाद में शरीर से उसको बाहर निकालती है। यदि वो शक्ति ठीक से शरीर में कार्य ना करे तो भोजन का शरीर के अंदर जाना, फिर पेट में जाना, पेट से छोटी आंत, बड़ी आंत के बाद शरीर के एग्जिट पॉइंट, एनल पॉइंट से शरीर के बाहर निकलना, जो वेस्ट फूड है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा। क्योंकि भोजन से जब हम शरीर ये पोषक तत्वों को निकाल लेता है तो बचा हुआ जो भोजन है वो हमारे बाउल मूवमेंट के थ्रू बाहर निकलता है, वो वेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। मान लीजिए ये ऊर्जा किसी स्तर पे ठीक से कार्य नहीं कर पा रही, मान लीजिए बड़ी आंत के स्तर पे, एग्जिट पॉइंट पे कार्य नहीं कर पा रही है, तो अनेक बीमारियों को जन्म देगी। जैसे कौन सी बीमारियां होंगी? गैस्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। बीच में वही यदि ठीक से भी ना काम करे तो एसिडिटी ज़्यादा काम करे, कम काम करेगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, इंडाइजेशन होने लगेगा, अपच की समस्या होगी। पेट में ठीक से वही एनर्जी काम ना करे तो जैसे कि भूख न लगना जैसी समस्याएं होंगी, हमारे बायोलॉजिकल फायर लो हो जाती है। शरीर की इस शक्ति का नाम वात है। वात इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो ये सारे काम करती है मैकेनिकल लेवल पे, इसलिए लोग जान नहीं पाते। शरीर में मैकेनिकली वर्क करती है। जैसे शरीर में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आंतों में गति होती है लहरों की तरह, जिससे भोजन आगे बढ़ता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस वात एनर्जी, वात शक्ति की वजह से होता है। जैसे एक ये न्यूट्रल ऊर्जा है, न्यूट्रल शक्ति है जो कार्य करती है। दूसरी शक्ति होती है जो शरीर में आए भोजन को पचाती है।
इस ऊर्जा को, इस शक्ति को हम हीटिंग एनर्जी या हीट एनर्जी बोलते हैं, और आयुर्वेद की भाषा में इसे ही पित्त कहा गया है। पित्त एक्चुअली ऊर्जा नहीं है, पित्त एक सब्सटेंस है, जो सीक्रेशंस होते हैं, जो भोजन को पचाते हैं, लेकिन वो गर्म प्रकृति की सारी चीजें होते हैं। और वो भोजन को पचाने वाले जितने भी पाचक रस होते हैं, वो शरीर की हीट एनर्जी, जो गर्म ऊर्जा है, उससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन सबको आयुर्वेद की भाषा में जो हीट एनर्जी के जो इवोल्यूट्स हैं, उससे उत्पन्न हुए पदार्थ हैं जो भोजन को पचाते हैं, पाचन में सहयोग करते हैं, आयुर्वेद की भाषा में उन सब को क्या कहा गया है? पित्त कहा गया है। तो बोलते हैं पित्त की विषमता से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। एक वात के मैंने एग्जांपल दे दिए, पित्त के बढ़ने से बहुत सारे रोग होते हैं। आयुर्वेद में उसकी एक लंबी लिस्ट आप पढ़ सकते हो। फिर एक हमारे शरीर में ऊर्जा कार्य करती है, शक्ति कार्य करती है, जिसका नेचर है कूल, ठंडी प्रकृति की होती है। जैसे सूरज फसलों को तो पकाता है, लेकिन उनमें पोषण, उनमें रोगों को लड़ने की शक्ति चंद्रमा से आती है। वैसे ही भोजन को पचाने का कार्य पित्त करता है, और पित्त से उत्पन्न जो पदार्थ हैं, हीट एनर्जी से उत्पन्न जो पदार्थ हैं, इवोल्यूट्स हैं, वो करते हैं। वैसे ही एक कूल एनर्जी है, शीत प्रकृति की, ठंडी प्रकृति की एक ऊर्जा है, शक्ति जो कार्य करती है, उससे जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसका नाम है कफ। कफ एक एनर्जी जो शरीर को चलाती है, और उसके काम कितने हैं? जैसे वो हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखती है, वो हमारी बॉडी में कहीं जख्म हो जाए उन्हें हील करती है, वो बॉडी को ल्यूब्रिकेट करती है, मतलब शरीर में चिकनाहट लाती है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार घुटनों की चिकनाहट कम हो जाती है। तो यदि ये तीनों बेसिक शक्तियां शरीर के अंदर थी, फंडामेंटल एनर्जीज हैं, जब इनमें बैलेंस इम्बैलेंस आता है, असंतुलन आता है, तो शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि अब मेटाबॉलिज्म का दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है कि शरीर में भोजन का जाना। जब भोजन ठीक से पच जाएगा तो उससे उत्पन्न जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं, वो पूरे शरीर में घूमते हैं खून के साथ साथ, और फिर उनसे निर्माण होता है शरीर को बनाने वाली चीज़ों का। जैसे मकान को बनाने में आप ईंट लगाते हो, गारा लगाते हो, सीमेंट लगाते हो, सरिया लगाते हो, वैसे शरीर के निर्माण में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, जिनसे शरीर का निर्माण होता है। उसमें है रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। इन्हीं को धातु कहा गया। धातु मीन्स बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, इस शरीर का निर्माण करने वाली चीजें, उनको हम आयुर्वेद की भाषा में धातु बोलते हैं। जो शरीर को धारण करती है, जो शरीर का निर्माण करती है, उन्हें धातु कहा गया है। तो जब भी अब ये शरीर के सप्त धातुओं का निर्माण जो होना था भोजन के पाचन के बाद, जब ठीक से भोजन पच ही नहीं पाया तो शरीर का निर्माण ठीक से नहीं होगा। और उसके बाद जब ये तीनों ऊर्जाएं जो शरीर की हैं ठीक से कार्य नहीं कर रही होती हैं, तो ठीक से जहां जहां शरीर में जो जो बनना चाहिए वो बनना बंद हो जाता है। और जब शरीर से हमारे जो मल है, वेस्ट सब्सटेंस से बाहर नहीं निकलता, तो शरीर के अंदर गंदगी भी बहुत अधिक मात्रा में बन जाती है, और यही सारी बीमारियों को जन्म देती है। जिसे हमने शक्ति कहा, ऊर्जा कहा, मैंने कहा ना कि हीट एनर्जी है, जिस नाड़ी में बहती है उसे हम लोग योग की भाषा में सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और जिसमें ठंडी ऊर्जा प्रवाहित होती बहती रहती है उसे योग की भाषा में चंद्र नाड़ी कहा गया है। जैसे बाहर के जगत में सूर्य की भी उपयोगिता है, चंद्रमा की भी उपयोगिता है। सूर्य भोजन को ग्रो करता है, अन्न अनाजों को उगाता है, पकाता है, और चंद्रमा उनमें शीतलता के गुण के माध्यम से पोषण की शक्ति डालता है। वैसे हमारे शरीर में जो दो शक्तियां हैं, एक हीट एनर्जी, दूसरी कूल एनर्जी, जैसे एक को चंद्र नाड़ी या चंद्र शक्ति कहा गया, दूसरे को सूर्य नाड़ी या सूर्य शक्ति कहा गया है। जिससे उस ऊर्जा से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठंडी वाले को कफ कहा गया, कफ की चीजें सारी, और जो भोजन को पचाती हैं उन सब शक्तियों को, उन सब पाचक द्रवों को, चीजों को पित्त कहा गया। और जो पाचक पोषण से चीजें निकली, उनको जो पूरे शरीर में घुमाता है धातुओं के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, उसे वात कहा गया है। और जो एक तरफ शरीर में घुमाता है जो पोषक तत्व है, दूसरी तरफ वही ऊर्जा कार्य करती है कि शरीर में जो गंदगी है, मल के रूप में, जो बेकार वेस्ट सब्सटेंस के रूप में जो भोजन बचा है, उसको शरीर से बाहर निकाले। जब ये तीनों ऊर्जाएं कार्य करना बंद कर देती हैं संतुलन के ढंग से, तो शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। उसकी आप एक 148 बीमारियों के लक्षण हैं। बीमारियां तो दसियों हजार हो सकती हैं, लाखों की तादाद में हो सकती हैं। आयुर्वेद ने बीमारियों के नाम नहीं बताए, आयुर्वेद ने लक्षण बता दिए कि ऐसे लक्षण हैं, समझ लो ये विकृति है, ऐसे लक्षण हैं तो समझ लो ये दूसरी विकृति है।
तो उसने वात के रोग कह सकते हैं हम लोग, लेकिन वात के लक्षण, जब वात असंतुलन में आएगा तो ऐसे शरीर में लक्षण उत्पन्न होंगे और उस लक्षण से मैच करती हुई लाखों की तादाद में बीमारियां हो सकती हैं। उसने बीमारी के नाम नहीं गिनाए, उसने लक्षण बता के छोड़ दिया कि जहां कहीं लक्षण मिलते जुलते हैं समझ लेना कि उन 3 ऊर्जाओं में से, 3 शक्तियों में से किसी इस विकृति का लक्षण है, इस विकृति से उत्पन्न बीमारी है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है भोजन का पेट में जाना, वहां उसका पचना, पचने के बाद मल का बाहर निकलना, बची हुए जो पोषक तत्व उनका पूरे शरीर में घूमना, फिर उनसे सप्त धातुओं का निर्माण होना जिससे शरीर बनता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांस भी है, खून भी है, मेद भी है, सब कुछ है, मज्जा भी है, शुक्र भी है, सीमेन भी है। तो इन 7 की 7 धातुएं जो शरीर को धारण करती हैं, बनाती हैं, उनका निर्माण करती हैं, उनका जब निर्माण प्रॉपरली चलता है, भोजन जा रहा है, पच रहा है ठीक से, उससे शरीर बन रहा है, बेकार जो मल है वो बाहर निकल रहा है, तो कभी शरीर बीमारी नहीं पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि आप अपने त्रिदोषों का संतुलन कर लो तो संसार में कभी कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। और अभी तक किसी भी दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर को ये नहीं पता है कि कैंसर का कारण क्या है। एक कारण कोई वो बता ही नहीं पाते कैंसर ट्रीटमेंट का, और जब एक कारण बता नहीं पाते हैं तो उनके पास कोई एक सोल्यूशन भी नहीं है। इसलिए जब सोल्यूशन नहीं पता है, कारण नहीं पता, तो क्या करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का। कैंसर का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या हो, लाक्षणिक उपचार। जैसे कि ट्यूमर बन गया तो ट्यूमर को निकाल दो। सवाल ये उठता है कि ट्यूमर बना क्यों, ट्यूमर को बनने वाले कारण क्यों थे। मान ली मैंने ट्यूमर निकाल भी दिया, मान ली किसी आप पेड़ की शाखा को काट देते हो तो दोबारा शाखा ग्रो कर जाएगी, वो ब्रांच ग्रो कर जाएगी, वो क्योंकि ग्रो करने वाले फैक्टर्स अवेलेबल हैं अंदर। तो वैसे ही जब हम ये नहीं जान पाते हैं कि उसका कारण क्या, तो कारण नहीं हटा पाती एलोपैथी। वो क्या करेगी, कहेगी ट्यूमर 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 ही निकाल दो, बॉडी कट कर दो। वो कहती है कि कट अवे। दूसरा कहेगी कि नहीं ठीक से काट पा रहे हैं, चलो बर्न अवे, जला के राख कर दो वहीं अंदर, तो रेडिएशन थेरेपी देती है। तीसरी है कि हमें पता नहीं कौन सा सेल बीमारी उत्पन्न कर रहा है, कौन सा कैंसर का कारण है, तो एक ऐसी दवा लगा देंगे जो पूरे शरीर की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, हेल्दी को भी और अनहेल्दी को भी। तो शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, आदमी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, फिर कोई बीमारी रहेगी उससे मर जाएगा आदमी। तो इसलिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट कई बार बहुत अधिक डिसअपॉइंट करता है लोगों को। इसलिए आयुर्वेद की चिकित्सा को बहुत जेंटल मेथड माना गया है, बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए आपको आराम देती है और मूल कारणों पर कार्य करती है। और चिकित्सा के समय शरीर कमजोर नहीं पड़ता, मनोबल डाउन नहीं पड़ता, क्योंकि योग उसमें है और शरीर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, आयुर्वेद का जो इलाज है वो सुखदायी इलाज है, बीमारी को भी खत्म करेगा। और जब आप कैंसर का भी यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो शरीर में और जितनी बीमारियां छोटी मोटी होंगी वो भी सब गायब हो जाएंगी उसके साथ साथ। और जब आप एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लेते हो कैंसर का, तो जो बीमारियां नहीं हुई हैं वो भी आपको हो जाएंगी। अब आपको सोचना है कि उनका इलाज कहाँ करवाऊं जाकर के, कैंसर से ठीक हो जाओगे तो दूसरी बीमारियां हो जाएंगी, उनसे नहीं ठीक हो पाओगे। तो ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में फर्क है। अब सवाल आता है कि मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कैसे करें, क्या करें कि बैलेंस हो जाए। देखो, जब कैंसर का ट्रीटमेंट आप मेटाबॉलिक बैलेंस की बात कर रहे हो तो हायर बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचार मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे बिना दवा के ही यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो 3-3 दिन के गैप में 3 दिन कर लिया, फिर 2-3 दिन नहीं करा, फिर 1 वीक में 3 दिन कर लिया, ऐसे करके आप फास्ट रहो ऑरेंज जूस को लेकर के, या फिर ग्रेप जूस में रहो। 2 जूसेस में कोई एक चुन लो और 3 दिन का फास्ट इस पे रखो। आप देखोगे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस में आ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बैलेंस में आएगा तो क्या होगा, आपके पचाने की शक्ति बढ़ जाएगी शरीर की। दूसरा फायदा क्या होगा, पाचन के साथ दीपन मतलब भूख ज्यादा लगने लगेगी। आपकी बायोलॉजिकल फायर, आयुर्वेद की भाषा में जिसे बायोलॉजिकल फायर कहा गया है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। यदि किसी की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए, किसी की पाचन प्रक्रिया तेज हो जाए और शरीर से वो अपनी गंदगी को निकालने में सक्षम हो जाए, तो अपने आप मेटाबॉलिज्म बैलेंस में आ जाता है। एक तो हो गया कि फास्ट रहो। दूसरा तरीका है फास्ट रखते हुए थोड़ा सा योग कर सको, सन सैल्यूटेशन और कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम पेट की एक्सरसाइज है, इसलिए मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। वो कर सको तो और भी अच्छा होगा। यदि आप और तेजी से रिजल्ट चाहते हो तो फास्ट रखते हुए क्या करो कि एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करो, और वो ऐसी दवाएं लो जो आपके भोजन में आए और आप उन स्पाइसेस का, हर्ब्स का उपयोग करो, वो फास्ट रिजल्ट देंगे। उससे भी फास्ट चीजें हैं लेकिन वो पेशेंट को देख करके बताई जाती है। वो क्या है वो मैं बताऊंगा, उसके पहले 1-2 सामान्य चीज और बता देता हूँ मेटाबॉलिज्म को तेज करने की। उसमें से जैसे कि आप भोजन को 6 टुकड़ों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके खाओ। लाइट हल्के नेचर का भोजन खाओ, हैवी चीजें मत खाओ, जैसे कि पूड़ी है, सब्जी है, छोले हैं, भटूरे हैं, समोसा है।
डीप फ्राइड कोई चीज़ें ना खाओ, मार्केट की चीज़ें ना खाओ, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स हैं, अंकल चिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब मत खाओ आप। तो ये हो गया। दूसरा है कि ग्रीन टी को दिन में 2-3 बार पियो तो भी मेटाबॉलिज्म तेज होता है आपका। ये सामान्य तरीके हो गए। आयुर्वेद में इसके लिए कंप्लीट सिस्टम है, उसको लोग बोलते हैं लंघन, फास्टिंग, पाचन, इंक्रीजिंग डाइजेशन एंड देन दीपन, इंक्रीजिंग बायोलॉजिकल फायर। आपकी तीनों शक्तियां फिर से ठीक से कार्य करने लगे तो आप बुढ़ापे में यंग हो जाओगे, आपकी इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। कैंसर बीमारी तो बहुत छोटी बात है, पूरी बॉडी फिर से इंप्रूव हो जाएगी, नया शरीर हो जाएगा, रेजुविनेट हो जाएगा, शरीर को नव यौवन, फिर से जवानी मिल जाएगी आपके शरीर को। बीमारी का ठीक होना बहुत छोटी बात है इसके सामने। तो ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना हुआ। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार में, जैसे यदि आप अपने खान पान में सुबह उठो, गुनगुने पानी के साथ 2 लहसुन के जवे खा लो, 2 पर्ल्स ऑफ गार्लिक, काफ़ी ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, हीट को बढ़ाता है बॉडी में वो। आप जिंजर का सेवन बढ़ा दो, ऐसी ग्रीन टी पियो जिसमें जिंजर डाल लो, तुलसी डाल लो, लौंग डाल लो, इलायची डाल लो, थोड़ी सी सिनेमन डाल लो, दालचीनी। ये सारी की सारी दवाएं मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज करती हैं, तो इनका सेवन करो। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो बॉडी में फिर से सामान्य अवस्था में शरीर लौट पड़ेगा अपने आप। जो विकृति शरीर में आई है वो विकृति के बजाय प्रकृति आएगी, नेचुरल हेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी। और आयुर्वेद कहता है कि बीमारी का बस एक ही कारण है, जब हमारी स्वास्थ्य की जो अवस्था है उसमें बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है जब वो डिस्टर्ब हो गई, प्रकृति में भी कोई विकृति आए तो ही बीमारी होगी, वरना कोई बीमारी नहीं होगी आपको। ये है मेटाबॉलिक कॉज ऑफ कैंसर एंड मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और दुनिया के 50% वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज है और इसका मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा है। इसमें बाहर से कोई चीज़ें, दवाएं, इंजेक्शंस लाके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप आयुर्वेद को फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे। मैं समझता हूँ यदि आप एक प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, समझदार इंसान है तो इतनी जो बातें मैंने बताई वो पर्याप्त होनी चाहिए आपके लिए कि किस तरीके से कैंसर होता है। बाकी ये एक एस्पेक्ट है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आप निराश न हो जीवन में कि आपने कोई एक ट्रीटमेंट करना शुरू करा, रिजल्ट नहीं आया, मन में आता पता नहीं आयुर्वेद झूठी है, चूरन चटनी की दवाएं इसमें मिलती। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद एक कंप्लीट विज्ञान है। और मैं तो आयुर्वेद को बहुत कम जानता हूँ, तो इतना जानता हूँ। सोचो जो इस देश में आयुर्वेद के स्कॉलर होंगे वो आयुर्वेद को कितना जानते होंगे। तो आयुर्वेद एक कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है और पूरी तरीके से इंसान को ठीक करने की क्षमता रखती है। लेकिन उसके जो 8 अंग हैं, संपूर्ण चिकित्सा को फॉलो करो। और उस संपूर्ण चिकित्सा में कौन से अंग आते हैं? सबसे पहले है आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपी। नॉर्मल विधियां मैंने अपने वीडियोस में बताई हैं, हायर विधियां पेशेंट को देखने के बाद। दूसरी है आयुर्वेदिक मेटाबॉलिक बूस्ट थेरेपी। मेटाबॉलिक थेरेपी बोलता हूँ, लेकिन जैसे अभी मैंने इस वीडियो में कैसे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जाए उसकी होम रेमेडीज बताई हैं, हायर रेमेडीज भी हैं उसकी, आयुर्वेदिक दवाएं भी उसकी। उसके अलावा है आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी। ऐसा क्या दिया जाए कि रोग से लड़ने की ताकत बढ़ जाए। इसके अलावा आयुर्वेद में इम्यूनोथेरेपी के बाद है आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी, जो बीमारी से लड़ने वाली दवाएं वो दी जाती है। फिर तब बीमारी, वो दवा का जो काम वो 10% का होता है, बाकी सारे काम ये सब फैक्टर्स कर देते हैं और आराम से आदमी ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपी, आयुर्वेदिक मेटाबॉलिक थेरेपी, आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी, आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी, देन आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी, देन आयुर्वेदिक योगा थेरेपी, एंड देन आयुर्वेदिक मेंटल थेरेपी, एंड देन फाइनली आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल थेरेपी। बाद में जब आप ठीक हो जाओ कैंसर से या किसी बीमारी से, तो कोशिश करो कि आयुर्वेद जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसके जो प्रिंसिपल्स आयुर्वेद ने बताए हैं आप उसे फॉलो करो। फिर आप देखोगे कि एक बार कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई तो हो गई, लेकिन ज़िंदगी जीने का एक नया सबब आप यहीं से सीखोगे। ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी आपकी और फिर बीमारियाँ आपके पास कभी नहीं आएंगी। और मैं बताऊं कि मेरे शरीर में भी छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं रहती थी और मैंने भी जब आयुर्वेद की मेरे मन में समझ आई, मेरे अंदर समझ आई और मैंने उन प्रिंसिपल्स को जीवन में अपनाया तो बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए लाइफ में और आते ही रहेंगे। शुरुआत है उन चीज़ों की, जब आप अपनाते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उन चीज़ों के। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।